नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार बेस्ड पेमेंट्स आखिर कैरी आउट कैसे किए जाते हैं। आप बैंक्स में जाते होंगे, आप ग्राहक सेवा केंद्र में जाते होंगे, तो आप लोग अपने बायोमेट्रिक्स का यूज़ तो करते ही होंगे, अपने फिंगरप्रिंट लगाते होंगे। आपको ये कभी तो लगता होगा कि यार ये फिंगरप्रिंट लगाया और पैसा तुरंत हमें मिल गया, हमारे अकाउंट से कट भी गया। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो आज उसी प्रकार के आपके जो सवाल हैं उनके बारे में, उन सवालों का सॉल्यूशन इस वीडियो के ज़रिए मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आज इस वीडियो में जो आपको जानने को मिलेगा वो है डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एईपीएस और फाइनेंशियल इंक्लूजन इन सब से कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में मैं आज जानकारी दूँगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको रिपोर्ट ऑफ इंडिया का G20 टास्क फोर्स जो कि हाल ही में पेश करा गया था, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडिया का स्टेटस क्या है। तो आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आई होप दोस्तों, आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझने की कोशिश करी होगी कि एईपीएस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस प्रकार से हेल्पफुल बनता जा रहा है और बन चुका है। इससे मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो एक रिपोर्ट था ऑफ इंडिया का G20 टास्क फोर्स ऑन द डीपीआई दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको रिलीज करा था। और आपको बता दूं दोस्तों कि उसका जो अचीवमेंट रहा है ना, बहुत ही रिमार्केबल रहा है। उसने बताया कि इंडिया ने अपने 9 साल के दरमियान में यानी 9 इयर्स में जो अचीव कर लिया ना, वो 50 साल लग जाते डीपीआई में इंडिया को अचीव करने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है G20 के इंडिया शेरपा श्री अमिताभ कांत के द्वारा। राइट। तो दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि डीपीआई सच में बड़ी काम की चीज़ है। तो मैं आपको अब उसी डीपीआई के बारे में यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो सच में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य हमारे भारत ने करके दिखाया है इसके माध्यम से। तो डीपीआई जो है ना, इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन जो कि अनेबल करता है डिलीवरी ऑफ एसेंशियल डिजिटल पब्लिक सर्विसेज टू इंडिया। यानी इंडिया को एक एसेंशियल सर्विसेज यानी एसेंशियल डिजिटल सर्विसेज को डिलीवरी करने में एक बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं अपना लगा रहा है। डीपीआई फैसिलिटेट करता है पीपल के फ्लो को, मनी को और इंफॉर्मेशन को भी डिजिटल आईडी सिस्टम के जरिए। राइट दोस्तों। तो डिजिटल आईडी सिस्टम के जरिए ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ पीपल, मनी और इंफॉर्मेशन को। जब मैं इसकी गोल की बात करूँ तो इसका गोल है कि एम्पावर करे सिटीजन्स को, राइट, सिटीजन्स को एम्पावर करे, प्रमोट करे इंक्लूजन को, इंप्रूव करे लाइफ्स को एंड लेवरेज करे डिजिटल टेक्नोलॉजी को, ताकि प्रोवाइड करा जा सके एक्सेसिबल और एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज। हमारे देश में जो डीपीआई है उसका 3 पिलर्स है, राइट, 3 पिलर्स ऑफ डीपीआई। डीपीआई एनेबल करता है 3 फंडामेंटल चीज़ों को, जो कि है फ्लो ऑफ पीपल थ्रू द डिजिटल आईडी सिस्टम्स। जो डिजिटल आईडी सिस्टम है, आपने देखा होगा कि हम लोगों को आधार दिया गया है या हमारे पास आधार अभी अवेलेबल है, तो उस आधार को हम लोग यूज़ करते हैं फ्लो ऑफ पीपल करने में। साथ ही साथ फ्लो ऑफ मनी, जो मनी का फ्लो है वो दूसरा पिलर है डीपीआई का, जो कि किया जाता है रियल टाइम फास्ट पेमेंट सिस्टम के द्वारा। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है यूपीआई। वहीं तीसरा जो पिलर है वो है फ्लो ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि किया जाता है कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग सिस्टम के द्वारा, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है अकाउंट एग्रीगेटर। जब हम दूसरी एग्जांपल्स की बात करें ना डीपीआई की, तो इंडिया के स्टैक के जरिए इंडिया में स्टैक के जरिए इंडिया अभी एक पहला देश बन चुका है जिन्होंने डेवलप करा है बहुत सारे प्रकार के डीपीआई को फॉर द सर्विसेज ऑफ द पीपल। लोगों की सर्विस देने के लिए डीपीआई में इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करा है। एग्जाम्पल के तौर पर आधार, डिजी यात्रा, ये सब
कहीं ना कहीं इसी के एग्जाम्पल्स हैं। डिजिलॉकर भी इंडिया ने ही बनाया है। यूपीआई इज ऑल्सो वन ऑफ द डीपीआई फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। नाउ व्हाट इज द इंडिया स्टैक, या इंडिया का जो स्टैक है वो आखिर है क्या। तो अगर आपको बताऊँ तो इंडिया का जो स्टैक है ना, ये सेट ऑफ एपीआई है। एपीआई रेफर्स टू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, राइट। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो कि प्रोवाइड करता है एक यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व इंडिया का जो भी चैलेंजेस है ना, उसको सॉल्व करने में ये बहुत मदद करता है ये एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। इन द प्रेजेंस लेस पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो डीपीआई है ना, यानी डेटा प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना डीपीआई में, तो इसके लिए काफ़ी सारे एक्ट्स को लाया गया है। जैसे आधार एक्ट 2016 जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क देता है आधार के लिए, आधार एक्ट 2016। दूसरा है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये एम करता है कि प्रोटेक्ट करे प्राइवेसी और पर्सनल डेटा, यानी पर्सनल डेटा को बचाने के लिए ये डेटा बिल बेसिकली लाया गया है। तीसरा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, 2013 की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कि प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स, यानी साइबर अटैक्स से प्रिवेंशन करने के लिए और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रिटिकलिटी होती है ना, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए फ्रेमवर्क को देने की काम करता है। जो लास्ट है वो है साइबर स्वच्छता केंद्र, राइट। साइबर स्वच्छता केंद्र जो कि सिक्योर करता है डिजिटल सर्विसेज को नेशन वाइड थ्रू द फ्री टूल्स एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, या डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। तो ये जो पब्लिक या फिर सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं प्राइवेट या फिर जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको कहते हैं डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पब्लिक सोसाइटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आ जाता है हमारा ये यूपीआई, ठीक है, यूपीआई सिस्टम। देन ओएनडीसी आता है, अकाउंट एग्रीगेटर आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट चीज़ें जितने भी हैं वो सारे के सारे पब्लिक या फिर सोसाइटल प्लेटफॉर्म्स में आती है। वहीं दूसरी तरफ जो हम लोग एग्जांपल देखें तो प्राइवेट या फिर जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स है उसमें आ जाता है स्मार्टफोन मैसेजिंग ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप है, ईमेल है, राइट। कमर्शियल एंटाइटीज हो गए, अमेजोन जो ई कॉमर्स कंपनी है। तो इस तरह की कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं, या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है वो आते हैं डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स में। अब जो पब्लिक सोसाइटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू को जो क्रिएट होता है, राइट। वहीं डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स जो है ये लॉक इन वैल्यू क्रिएटेड, ये जो वैल्यू क्रिएट होता है उसको लॉक करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू क्रिएट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलाइन करते हैं ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, these align the stakeholders to inclusive impact के लिए stakeholders को align करने का काम करते हैं। वहीं जो प्राइवेट कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, दे अलाइन द स्टेकहोल्डर्स टू वैल्यूएशन के लिए वो स्टेकहोल्डर्स को अलाइन करते हैं। दे एक्ट करते हैं ये प्लेटफॉर्म ओपननेस के लिए। कौन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओपननेस का काम करता है, राइट, ओपननेस। वहीं डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंस को। दूसरी तरफ इम्पैक्ट गोल्स गवर्न करती है इन सब डीपीआईज को। वहीं ये जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं इनको गवर्न किया जाता है कुछ रिटर्न गोल्स के जरिए, राइट, कि कैसा रिटर्न मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा उसके आधार पे डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। इनका जो डीपीआई का मेन फोकस होता है वो होता है सिटीजन के चॉइस के आधार पर, कि सिटीजन क्या चॉइस करते हैं उस पर ये फोकस करता है। वहीं जो डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं कुछ कंज्यूमेंट्स का या कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस है ना उस पर ये फोकस करने का काम करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ ये एग्जांपल्स हो गए, कुछ ये तरीके हो गए जिसके जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्राइवेट प्रोडक्ट्स के बीच में हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारे सोसाइटी में आज अवेलेबल हैं।
अब आते हैं 3 लेयर्स यानी 3 लेयर्स ऑफ इंडिया का जो डीपीआई है ना, डीपीआई स्ट्रक्चर, इसके कुछ 3 लेयर्स हैं। पहला है डेटा लेयर। ओके, दिस डेटा लेयर ये एनेबल करता है कंसेंटेड, सिक्योर और शेयरिंग ऑफ डेटा, सिक्योर शेयरिंग ऑफ डेटा। यूजर्स डिसाइड करते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं उनके डेटा को। सो दिस इज द डेटा लेयर ऑफ इंडियाज डीपीआई, फर्स्ट लेयर। दूसरा है पेमेंट लेयर। पेमेंट लेयर में जैसे कि बताया गया है कि यूपीआई आता है, ये अलाउ करता है किसी को भी कि कैसे वो इंटरऑपरेबल और फास्ट और चीप मोड में किसी को पेमेंट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द पेमेंट लेयर। The third layer is the identity layer, which gives every resident एक यूनिक आईडी देने का काम करता है। तो ये हो गया कुछ 3 लेयर्स ऑफ इंडिया का डीपीआई सिस्टम, जिसके जरिए आज के डेट में इंडिया ने 9 साल में अचीव कर लिया उस एक सिस्टम को, यानी अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो उसे कुछ 50 साल लग जाते एज पर द रिपोर्ट ऑफ G20 टास्क। हाँ, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से इतना आगे बढ़ चुका है। उसका कुछ डेटा जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में पेश किया गया था। इन्होंने बताया है कि सीएससी सेंटर्स हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, हमारे जो परीक्षा केंद्र होते हैं, वो कुछ मोर देन 5.7 लाख आज के डेट में सीएससी सेंटर्स ऑपरेशनल है या फंक्शनल है हमारे देश में। हमारे देश में जो 24/7 मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके सब्सक्राइबर्स कुछ 116.7 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। साथ ही साथ जो उमंग ऐप हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसमें 1984 ई सर्विसेज आज उपलब्ध हैं। यूपीआई की जो हम लोग बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुआ है, वो कुछ 13,116.5 करोड़ रुपए का हुआ है। आप समझ सकते हो दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट है ये। साथ ही साथ जो आधार जनरेटेड जो कार्ड्स या आधार कार्ड जो जनरेट हुआ है हमारे देश में, ये कुछ 139.7 करोड़ लोगों को आधार से आज की डेट में जोड़ दिया गया है। जब डिजी लॉकर की बात करते हैं ना, डिजी लॉकर, तो इट इज मोर देन 29.6 करोड़ यूजर्स जो कि आज डिजी लॉकर पे उपलब्ध है। साथ ही साथ जो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 6.8 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का केबल हमारे देश में ले डाउन किया जा चुका है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का रिपोर्ट है, एंड दीज फिगर्स आर एज ऑफ जुलाई 2024। तो कितना बड़ा जंप इंडिया ने लगाया है इन 9 सालों में, ये कहीं ना कहीं डेटा बताने का काम कर रहा है। लास्टली एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, इसमें बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20। इसमें पहला स्टेटमेंट जो दिया है इन्होंने, वो कहा है कि G20 ग्रुप was originally established as a platform for financial ministers, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके लिए G20 का जो ग्रुप है सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था, और साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनके लिए इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि वो डिस्कस कर सके इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को। क्या ऐसा है या नहीं, आप बताइए। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वन ऑफ इंडिया का G20 प्रायोरिटीज, ये इंडिया का G20 प्रायोरिटीज में से एक है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका आंसर अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर से जरूर लिखें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होगी, सीखने को मिली होगी, और आखिरकार हम लोग इस वीडियो के लास्ट सेशन में पहुँच गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हाल ही में अब रेलवेज का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो रेलवेज में काफ़ी चांसेस है कि इंडियन रेलवेज से सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो कवच सिस्टम है और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट मैं आपके लिए ये इंडियन रेलवेज और कवच सिस्टम की वर्किंग पर स्पेशली एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें।